देखिए यार, हमने ये पिछले सेशन में ये हमने पढ़ लिए थे आई मीन कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हमने जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन सारे पढ़ लिए थे। ऐसी बात है, क्लियर। इसी बात मैंने ये एक्सरसाइज भी आपको दी थी, आपने ये भी की हुई थी, ठीक है, गुड इनफ, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद है सेंटेंस इन इट्स जनरल टाइप्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, आपको आई होप कि टेंसेस की समझ आ गई होगी। टेंसेस को आपने याद रखना है, बिकॉज इसकी बेस पर हमने दोबारा क्या करना है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी पढ़ने हैं, क्लियर। सो द सेंटेंस इज सेंटेंस एंड इट्स जनरल टाइप्स। एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, आई मीन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये तो हमने पढ़ लिया है, वो भी तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। लेकिन यहाँ ये जनरल सेंटेंसेस है जो हम रूटीन में यूज करते रहते हैं। क्लियर भैया आपको बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सेंटेंस इन द जनरल, इसका यूज आई मीन टाइप्स क्या होगा, ठीक है। व्हाट आर द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या है और इसका जनरल टाइप्स क्या है, क्लियर। यानी अब देखिएगा जरा, ठीक है, ऐसे क्या हो गया था यार, एक तो यस, ठीक है। यानी सेंटेंस इन द जनरल टाइप्स, यानी सेंटेंस और उसकी जनरल टाइप्स क्या हो, ठीक है। हाँ, बस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अलावा जो है ना, वो कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उनके नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, the sentence in its general types क्या है, the group of words which gives understandable meaning is called a sentence, क्लियर है। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड, जो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स एन अंडरस्टैंडेबल मीनिंग, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक आपको अंडरस्टैंडेबल मीनिंग दे रहे, एक ऐसे मीनिंग दे रहे जो जो काबिल फहम हो, जो समझ में आ सकते हो, क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आई मीन उन ग्रुप, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, हम सच वो करेंगे। टेंस के एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हमने, फ्यूचर की नहीं पढ़ लिया, जस्ट मिनट, चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो अभी ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, मैं आपको फ्यूचर की भी पढ़ा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बहुत आसान है यार, ठीक है। देखिएगा, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स एन अंडरस्टैंडेबल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको काबिल फहम मीनिंग दे दे, ठीक है, वो क्या है, वो एक आई मीन सेंटेंस है। द सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आई मीन सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। ये तीन चीजें हर एक सेंटेंस में होना जरूरी बात है। मैं थोड़ा सा इसको गैप पे ले जाता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, क्लियर। मसलन इस सेंटेंस में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जबकि किसी और सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। मसलन देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। मसलन देखिएगा, आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। आगे बात समझ में, क्लियर। सो इट मींस कि दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज गिविंग एन अंडरस्टैंडेबल मीनिंग, आप एक अंडरस्टैंडेबल मीनिंग दे रहे हैं, सो दैट इज वाई हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं, क्लियर। जबकि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई सी बात नहीं, क्लियर। इसके बाद है यू अंडरस्टैंड वेल। अब देखिए यहाँ पर यू जो है ये सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड जो है वो वर्ब है, वेल जो है वो एडवर्ब है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, क्लियर हुए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, यानी अगर आप देखते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट की जगह जो है ना बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट की जगह बिल्कुल आपकी नजर आ रहा है, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई जो है ना फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैंने आपको बात बताई कि ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अनदर वन देखिएगा, दे कम हियर, वो यहाँ आते हैं। अब दे सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, हियर जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। इसके बाद हम जो है ना बाद में बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी कोई वो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखा हुआ है। सो दैट इज वाई आई मीन फिर भी ये सेंटेंस है, बिकॉज कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो और साथ वर्ब हो तो वो अंडरस्टैंडेबल मीनिंग देते हैं। जबकि लास्ट सेंटेंस में आप देखिएगा, वी विन द गेम, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, विन वर्ब है, द गेम जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। सो दैट इज वाई ये क्या है, आई मीन ये क्या है, ये एक
आई मीन कंप्लीट सेंटेंस, आपको कंप्लीट मीनिंग दे। क्लियर, समझ आ रही है आपको? ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के क्या टाइप्स हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, अक्सर औकात 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सो अब देखिएगा जरा कि क्या इसके टाइप्स है, वेरी इजी, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कोई ऐसी जो है ना मुश्किल वाली बात इंशाल्लाह नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ठीक है, Number one, assertive or declarative sentence. Number one, assertive or declarative sentence. Assert का मतलब क्या है, इसको लोग assertive भी पढ़ते हैं। Assert का मतलब क्या है, to say something, कोई बात कहना। Declare का मतलब DCLARE, declare का मतलब भी क्या है, to say something, कोई बात कहना। Clear? So assertive sentence या declarative sentence, इसको हम यानी assert का मतलब क्या है, to say something. The sentence that makes a statement or an assertion is called an assertive or declarative sentence. स्टेटमेंट कहते हैं बयान देना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे कोई बयान जाहिर हो, जो कोई स्टेटमेंट जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम assertive sentence कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, द सेंटेंस व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई भी ऐसे सेंटेंस जो आपको कोई स्टेटमेंट दे सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जो आपको कोई डिक्लेरेशन यानी बयान दे सके, उसको हम क्या कहते हैं, assertive सेंटेंस कहते हैं। The assertive sentence end with a period. Period का मतलब क्या, फुल स्टॉप। ठीक है, assertive sentence के आखिर में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते होते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। हर assertive sentence जो होता है उसके आखिर में हम क्या लगाते होते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर? मसलन देखिएगा, he helps me, देखिए यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, helps वर्ब है, me जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर? यहाँ पर आखिर में मैंने फुल स्टॉप लगाया। I give him my book, I सब्जेक्ट है, give वर्ब है, him जो है ना ऑब्जेक्ट है, my book जो है ये आमिल फ्रेज इजाफी चीज है। समझ आ रही है? ठीक है सर? नो, हर सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड नहीं होता। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें आखिर में क्वेश्चन मार्क होते हैं। ठीक है, यू इनवाइट मी फॉर अ पार्टी। क्लियर, यू इनवाइट, यू सब्जेक्ट है, इनवाइट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, फॉर पार्टी ये फ्रेज, दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्लियर? सो इन सेंटेंसेस को जब हम देखते हैं तो इनमें हमें सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, वर्ब भी नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, और आपको फुल सेंस भी देते हैं, अंडरस्टैंडेबल मीनिंग भी देते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इनको assertive सेंटेंस कहते हैं। हम इनको क्या कह सकते हैं, assertive सेंटेंस कहते हैं, या इसको declarative सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यार, ये जो assertive सेंटेंसेस होते हैं, ये जो assertive सेंटेंसेस होते हैं, क्लियर है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये दो सूरत हाल में होते हैं। किस सूरत हाल में होते हैं, ये दो सूरत हाल में हो सकते हैं। या तो आप अफर्मेटिव बात करते हैं, अफर्मेटिव कैसे कहते हैं, पॉजिटिव, यानी आप यस में बात कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक दफा प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, ताकि फिर हम इसके आगे टाइप्स को क्या करें, वो डिस्कस कर सके। ठीक है, इस प्लीज ये एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना मैं आगे जाता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके। यस, ओके, अब देखिएगा जरा, ठीक है, मसलन सेंटेंस क्या है, सेंटेंस और उसके जनरल टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अंडरस्टैंडेबल मीनिंग। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्जों का कैसा मजमुआ होता है जो आपको अंडरस्टैंडेबल मीनिंग दे सके। अस्सलाम वालेकुम, कितने तक आप लोग कहाँ पर हो, उसमें हो, F7 में हो या उधर ही ऊपर? अब देखिए, यानी the group of words which gives an understandable meaning is called sentence. The sentence must have subject and verb. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। मसलन देखिएगा, अगर मैं पहले सेंटेंस कहता हूँ, मसलन देखिएगा, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर? इसमें आई जो है फॉर एग्जांपल क्या है, ये सब्जेक्ट है, टीच जो है वो वर्ब है, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट, और ये आपको कंप्लीट मीनिंग भी देता है। यू अंडरस्टैंड, यू सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड जो है ये क्या है, ये वर्ब है। अंडरस्टैंड क्या है, ये वर्ब है, अंडरस्टैंड वर्ब है।
क्लियर रही आपको बात, ठीक है। जबकि वेल जो है वो वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है जिस पर हम बाद में दूर जाकर बात करेंगे, ठीक है। दे कम हियर, दे सब्जेक्ट है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, काम जो है वो वर्ब है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। और हियर जो है ये एडवर्ब। वी विन द गेम, वी जो है सब्जेक्ट है, विन वर्ब है और द गेम ऑब्जेक्ट। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, देयर आर आई मीन ठीक है सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। द वन इज कॉल्ड द assertive सेंटेंस, एक को हम क्या कहते हैं, assertive सेंटेंस कहते हैं, declarative सेंटेंस। A sentence that makes a statement or an assertion is called an assertive or declarative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो एक बयान दे रहे हैं, जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम declarative sentence कहते हैं। assertive sentence ends with a full stop, इसके आखिर में हम पीरियड लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लिखिएगा, he helps me, वो मेरी मदद करता है। अब देखो ही क्या है, ही जो है फॉर एग्जांपल सब है, हेल्प जो है वर्ब है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। आई गिव हिम माई बुक्स, आई सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, माई बुक फ्रेज है इस बार में, लेकिन ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। यू इनवाइट मी फॉर द पार्टी, दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये सारे सेंटेंसेस क्या है, आपको एक कंप्लीट जो है फॉर एग्जांपल आपको मीनिंग देता है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सारे शामिल, क्लियर। अब इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर इसके बाद इस एडजेक्टिव सेंटेंस के में दो और ग्रुप्स है, एक अफर्मेटिव, बाज़ वक़्त हम पॉजिटिव बात करते हैं और बाज़ वक़्त हम क्या करते हैं, बाज़ वक़्त नेगेटिव अंदाज में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने ये बात अभी देखनी। यस प्लीज। जी मैं पढ़ाऊंगा यार, ये नहीं छोड़ने हैं मैंने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस प्लीज, एक दफा पढ़ ले, फिर इसके बाद हम सर आपने नोट्स नहीं सेंड किए थे। चलो ठीक है, ये भी इंशाल्लाह अभी हो जाएंगे। अब भी जैसे ही क्लास खत्म होती है, अगर आप मुझे दोबारा रिमाइंड कराते हो तो मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। और अभी भी वैसे मुझे याद है, मैं अभी दोनों भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सॉरी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं रेगुलर लिखता रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि और लिखूं तो तब भेजूं। आज मैंने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। और ये ख्याल रखना, मैं एक ही फोल्डर में लिखता हूँ, आप इस फोल्डर को ही पुराना फोल्डर ना समझें, इसी में मैंने कुछ और लिखा हुआ होता है। इसके बाद आप देखिएगा, ये जो assertive सेंटेंस होता है, assertive सेंटेंस, इसके भी जो है ना, आगे हम मैंने बात बताया ना कि देखिए इसकी दो टाइप्स नहीं है, इसके तो ये दो टाइप्स नहीं है। वैसे मैं जनरली कह रहा हूँ कि बाज़ वक़्त हम पॉजिटिव अंदाज में बात करते हैं, बाज़ वक़्त नेगेटिव, यानी नहीं भी तो हम कहते होते हैं ना, ठीक है। सो assertive sentences are divided into two categories, the affirmative group of words, यानी affirmative कहते हैं पॉजिटिव, हम बाज़ वक़्त आई मीन यस में जवाब देते होते हैं, पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं। एंड अनदर वन इज द नेगेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बाज़ वक़्त नेगेटिव होता है। affirmative sentence क्या होता है, क्लियर। इन एन affirmative group of words we use a positive sense, हम पॉजिटिव बात करते हैं। मसलन देखिएगा, they will listen to you, वो आपकी बात सुनेंगे, इसमें देखिए नो वाली बात नहीं है। जामा मस्जिद इज एन अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली की अट्रैक्शन है, नेगेटिव बात नहीं है। शी इज माई मदर हु इज राइजिंग हर हैंड, वो मेरी माँ है जिसने अपने हाथ उठाए। माई फादर हैज रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर हिज मीटिंग हेल्ड इन अमेरिका, समझ आ गए, मेरे वालिद जो है ना अमेरिका में मीटिंग करने के बाद वापस आ चुके। तो इन सब में आप देखिएगा, पाकिस्तान वन इन क्रिकेट बाय 60 रन्स, दे प्लान टू विजिट जामिया मस्जिद इन वेकेशन, आई हैव स्टार्टेड टू राइट एन एपिक, एपिक लंबी पॉइंट को कहते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े वाली बात होती है, क्लियर। सो इन तमाम तरह एग्जांपल्स को देखिएगा, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, यानी सारी पॉजिटिव बात हो रही है। नॉट मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो दैट इज व्हाई, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नेगेटिव की बात करते हैं, नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। बात वही है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। द ग्रुप व्हिच गिव्स दिस ग्रुप गिव्स अ नेगेटिव सेंस, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, अब देखो मैंने नॉट लगा लिया, ही डज नॉट गेट अप। अब देखो सिर्फ नॉट की वजह से क्या हो जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
बाकी बात वही है यार, ये रूटीन वाली बात है। द स्टूडेंट्स और नॉट, यहाँ पर आप देखें मैंने नॉट इस्तेमाल किया, ये तो बिल्कुल आमीन बच्चों वाली बात है, ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वर्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, ये कहते हैं ना कि जो कुत्ते भौंकते होते हैं वो उनके तो काटते नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई डू नॉट हेट एनीबॉडी, मैं किसी से नफरत नहीं करता, आई डू नॉट हेट एनीबॉडी, समझा। सो जहाँ नॉट आप इस्तेमाल कर लेते हो तो उसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दे वॉन्ट लिसन टू यू, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्लियर। सो देखिए इन तमाम तर सेंटेंसेस में हमने क्या इस्तेमाल किया है, नॉट इस्तेमाल किया हुआ है, क्लियर। शी इज नॉट इन दैट टीम, वो उस टीम में नहीं है, शी इज नॉट इन दैट टीम, वो उस टीम में नहीं है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्लियर। सो ये सारे सेंटेंसेस क्या है आपको नजर आ रहे हैं, इनमें हमने नॉट इस्तेमाल किया हुआ है, इस वजह से हम इसको डजंट कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अदरवाइज ये कोई बातें जो है ये आई मीन इतनी मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। सो दिस इज व्हाई आई मीन नेगेटिव सेंटेंस, यानी असेर्टिव सेंटेंसेस में कुछ अफर्मेटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव वो होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जिसमें हम कभी नॉट भी इस्तेमाल करते हैं। यस, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। प्लीज इसको रीड आउट कीजिएगा। नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, हम मेरे ख्याल में पहले नमाज पढ़ लेते हैं, मगरिब की नमाज की अजान हो गई है, ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। यस, बोले, यस सर। यस सर। ठीक जी है, सर, यस सर। ओके ओके, नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है।
जी प्लीज स्टार्ट कर लें। जी सर। जी प्लीज। यानी कुछ क्वेश्चन, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन से कहते हैं जो इन लफ्जों से स्टार्ट होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनको फॉर एग्जांपल इन लफ्जों से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, देखें फॉर एग्जांपल हु है, होम है, क्लियर, हुज है, ठीक है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, व्हिच है, हाउ, एटसेट्रा। क्लियर? ये सारे क्या कहलाते हैं? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। बात वही है, बात वही है, यानी ये भी जो है ना, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही है और कोई दूसरी चीज नहीं है, और कोई दूसरी चीज
नहीं है, सिर्फ ये है कि इसको हम ओपन एंडेड इसलिए कहते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होता है, ये फॉर एग्जांपल ये इन लफ्ज से स्टार्ट होते हैं। मसलन इसको मैं अभी अंडरलाइन कर लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इन डब्ल्यू वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हु, होम, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, एटसेट्रा। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, मसलन आप देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल देखिएगा, व्हाट इज द राइट वे टू आयरन अ शर्ट। हम देखिएगा व्हाट इज द राइट वे, कौन सा सही तरीका है। अब मैंने देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट किया, व्हाट इज द राइट, व्हेन आर, या मैं इसको तो इसे करीब करीब करता हूँ ताकि अगर ये एक पेज पे आ जाते हैं, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल। ठीक है, व्हेन आर द बेस्ट डेज, बेहतरीन दिन कौन से है, टू गो टू द मॉल, मॉल में जाने के लिए, यानी मार्केट में जाने के लिए बेहतरीन दिन कौन कौन से है। क्लियर? इसके बाद है, ठीक है, वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान जो है वो नीला क्यों है। समझ आ रही है बात? ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट वन इज होम डू यू वांट टू सी, किससे मिलना चाहते हो। व्हाट इज द राइट वे टू योर होम, आपके घर को जाने के लिए सीधा रास्ता कौन सा है। क्लियर? तो ये वो अल्फाज है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि ये आमीन किससे, आमीन डब्ल्यू वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर हमने इसको डब्ल्यू से भी स्टार्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, व्हाट इज द राइट वे, मसलन देखिएगा, फिर भी देखिए इज जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। व्हाट इज द राइट वे, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं व्हाट द राइट वे इज, ऐसा नहीं है, व्हाट इज द राइट वे। When are the best days to go to the mall? अब देखिएगा, when are, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं when the best are। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। Where is your new coat? Why is the sky blue? How about you today? Whom do you want to see? Which is the right way to your home? आपके घर को जाने के लिए सही रास्ता कौन सा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो जाएगा? ठीक है, सो ये है आर्मी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, द सेंटेंस व्हिच मेक्स अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू लिसनिंग टू मी, यू अटेंड द क्लास, was he feeding his children, did he run from the field, am I advising you, were you helping the people, will he come in the class, has he won the match, etc. प्लीज रीड आउट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। जी प्लीज समझ आ गया, आगे जाओ। इसके बाद एक और टाइप है, देखिए देखिए, इसके बाद है फॉर एग्जांपल थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है।
इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी कि बहुत आसान सेंटेंसेस है, ठीक है। द थर्ड are called imperative sentences are used to issue a command or instruction, make a request or often a request. हम इसको कि इसमें जो है ना हम कमांड सेंटेंसेस जिसको कहते थे, समझ याद है आप लोगों को। यानी ऐसे सेंटेंसेस जो या तो कोई ऑर्डर शो करें, या आप किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हो, या आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई, आपको समझ आ रही है, ठीक है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई कमांड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कोई ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, या जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कमांड सेंटेंसेस कहते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। मसलन आप देखिएगा जरा, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पास द सॉल्ट, पास द सॉल्ट, आप टेबल पे बैठे हुए हो, किसी को कहते हो पास द सॉल्ट, सॉल्ट दे दीजिएगा, या देखिए आप रिक्वेस्ट कर, मूव आउट ऑफ माय वे, मेरे रास्ते से हट जाइएगा, क्लियर, या ऑर्डर दे रहे हैं, शट द फ्रंट डोर, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फाइंड माय लेदर जैकेट, क्लियर, किसी को आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो, बी देयर एट 5 o'clock, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वहां 5 बजे पहुंच जाइए, क्लीन योर रूम, क्लियर, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, क्लीन योर रूम, कंप्लीट दिस बाय टुमारो, ये काम कल तक कर लीजिएगा, कंसिडर द रेड ड्रेस, इस रेड ड्रेस को ले लीजिएगा, वेट फॉर मी, इंतजार कीजिएगा, प्लीज हेल्प, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। तो यहाँ इन तमाम तर सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि या तो आप कहीं किसी को नसीहत कर रहे हो, या आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को ऑर्डर दे रहे हो। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो दैट इज वाई इस किस्म के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर भूल, मैं अभी लिख लेता हूँ, आप साथ साथ पढ़ते भी जाइएगा, ठीक है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, इनको हम, ओहो क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू, डू नॉट, या फॉर एग्जाम्पल लोग डोंट यूज करते हैं आजकल, ठीक है, डोंट इज यूज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोंट इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू नॉट इज यूज, हम डू नॉट यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ एक दो को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये यहाँ से कॉपी लेता हूँ और इसके बाद दोबारा यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्लीज सॉल्व, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पास इज सॉल्व, इससे पहले मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट पास द सॉल्ट, क्लियर, मूव आउट ऑफ माई वे, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डू नॉट मूव आउट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से मत हटे, या डू नॉट शट द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर को शट ना कीजिएगा, बंद ना कीजिएगा, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। तो जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाते हो, क्या बनाते हो इसके, जब आप नेगेटिव बनाते हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप डू नॉट इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस के स्टार्ट में जो है आप डू नॉट इस्तेमाल करते हो, और इससे सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये मैंने बात की हुई है, ठीक है, फाइंड माई लेदर जैकेट, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डू नॉट फाइंड, डू नॉट फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरे लेदर जैकेट को मत ढूंढ लीजिएगा, क्लियर है। तो जहां आप फॉर एग्जाम्पल इसके नेगेटिव बनाना चाहते हो, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, डू नॉट इस्तेमाल करते हो। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, यह आसान से है, लेकिन बस आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्लियर है। इस प्लीज एक दफा ये इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम एक और टाइप की तरफ जाते हैं।
जी प्लीज आगे जाऊं। आगे आखिरी सेंटेंस की टाइप है जो बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, द लास्ट वन इज देयर, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि वो एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। अब देखिए द लास्ट वन इज कॉल्ड दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम किस चीज से निकला हुआ है, एक्सक्लेम का मतलब क्या है, किसी चीज पर हैरानगी जाहिर करना, ठीक है। एक्सक्लेम, exclamatory sentences make a statement that conveys strong emotion or excitement. Clear? ऐसे sentences आप simply ये सुनिएगा, to show this sudden feeling। ऐसे sentences जिसमें आप sudden feelings का इजहार करते हो, जिसमें आप अपने sudden feeling show करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, exclamatory sentences कहते हैं। Clear? For example लिखिएगा, ओह the result declare। ओह, ठीक है, रिजल्ट आ जाते हैं और आप ओह, ठीक है, या लॉस और लॉस्ट माय पेन। क्लियर? हुरा, आई पास द एग्जाम। ठीक है, ऐसे एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आप अपनी सडन फीलिंग, अच्छा यानी ताज्जुब का इजहार करते हो। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन, अब ये देखिए मुख्तलिफ अंदाज से लिखे जाते हैं। क्लियर? होते तो यही है ना कि सडन फीलिंग्स हम जहाँ पर भी आमी तजुब का इजहार करते हो, ठीक है, तो सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद व्हाट, ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? मसलन फॉर एग्जांपल, व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स। आप कोई खूबसूरत फ्लावर्स देख लेते हो ना, आप कहते हो व्हाट अ लवली फ्लावर्स। क्लियर? या व्हाट अ क्यूट पपी, ठीक है, व्हाट एन अगली बग, व्हाट ए हैप्पी एंडिंग। क्लियर? सो जब भी आमीन किसी एक्सप्लेनेशन पे चले जाते हैं और किसी चीज के तर्जुब पे चले जाते हो, हैरानगी में चले जाते हैं, ये समझ आ गई, ठीक है। अच्छे से बोलते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आमीन बाजू का इसको वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ गया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, ओह अ लवली बुक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन नाम नहीं, हम वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, ठीक है, जस्ट मिनट, किसी की चैट है यार, ठीक है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मल्टीपल, हाँ वो भी होते हैं, इसके बाद बारी आने वाली है। समझ आ गया बात, ठीक है। सर इसके नोट्स, हाँ वो तो मैं कर दूंगा, जो नोट्स हो जाएंगे, ठीक है, वो भी आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए एक और बैकग्राउंड पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बार कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हाउ, कुछ हाउ से स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट दे हैव ग्रोन इन द सनलाइट, हाउ ब्राइट ने कितने सफेद, कितने चमकदार, इन सनलाइट में कितने चमकदार बने। हाउ वेल ही लिसन्स, कितना अच्छा सुनता है। हाउ स्लो दे क्रॉल, कितने स्लो जाते हैं। हाउ फास्ट यू रन, कितने तेज। नहीं, आप देखिएगा, जब भी आप हैरानगी की बात करते हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो, हाउ से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बाद आई मीन सो से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो वर्ड सो है इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? द बर्थडे केक वाज सो गुड। यस, जिस चीज पे आप एक्सक्लेमेशन शुरू करते हैं, द बर्थडे केक वाज सो गुड। Sheldon's gift was so amazing. The bug is so ugly. I'm so mad right now. इतना पागल हूँ। समझ आ गया, ठीक है। तो ये आमीन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से स्टार्ट होते रहते हैं, ठीक है। मैं इसको एक साइड पे करता हूँ ताकि जो है आमीन एक पेज पे मैं इसको ला सकूँ, ट्राई करता हूँ ताकि एक पेज पे हो जाते हैं, ठीक है। असल आप देखिएगा जरा, ठीक है, यस, ठीक है। अब कुछ जो है फॉर एग्जांपल कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो सो से स्टार्ट होते हैं, मसलन हम इसमें लेफ्ट सो का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेनिंग सच, कुछ में हम सच भी इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, सच इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? देयर आर आई मीन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम सच इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिएगा, ही हैज सच ए काइंड सोल, ठीक है, आप किसी के बारे में हैरान होते हो, ठीक है, कहता है ये सच ए काइंड सोल, यानी वो कितना नेक इंसान। आ रही है आपको बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। सो इट मीन्स कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई मीन मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप ओ क्लास पूरा इस्तेमाल करते हो, या बाज़ औक़ात वर्ड वाले वर्ड से स्टार्ट करते हो, या बाज़ औक़ात हाउ से स्टार्ट करते हो, बाज़ औक़ात सो इसमें यूज कर लेते हो, बाज़ औक़ात आप इसमें सच इस्तेमाल कर लेते हो। यहाँ पे बात समझ आ गई,
क्लियर हुई आपको बात? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बात। ठीक है, आप प्लीज एक दफा इसको फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हम देखता हूँ कि अगर ये यस, ठीक है, यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सडन फीलिंग को शो करते हैं, ताज्जुब को शो करते हैं। क्लियर, आप इस कर लीजिएगा। यस प्लीज, समझ आ गया? आगे जाऊं? ठीक है, आपकी एक और चैट आ रहा है। ठीक है, डन, ओके, थैंक यू अच्छा। ठीक है, नोट्स मैंने सेंड करने ठीक है, मैं चल अभी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। खैर भैया आपको बात ठीक। इसके बाद है देयर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन लेसन दैट इज कॉल्ड द पंक्चुएशंस। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क का आपके पेपर में जो है फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं कभी 7 मार्क्स का आ जाते हैं। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में से नहीं यार, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में जो होते हैं वो असल में सेंटेंसेस नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, अगर आप इसे कहते हो ठीक है वो एक बस जनरल वो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ओपी सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कौन से होते हैं? ठीक है, दिस सेंटेंस which which shows good wishes। ठीक है, good wishes for some। ठीक है, for some किसी के लिए आप गुड विशेस चाहते हो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, यानी ऑलवेज स्टार्ट्स विद मे, ये हमेशा मैं से स्टार्ट होते हैं। इसको एक मिनट, इसको मैं ब्लैक कर लूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए बाकी चीज आसान हो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, जो आप किसी को दुआ देते हो, सेंटेंस शोज गुड विशेस फॉर समवन। फॉर एग्जांपल ये मैं से स्टार्ट होते हैं, आप सिंपली क्या सकते हो? फॉर एग्जांपल की बात करते हो। ठीक है, मैं विन दी गेम या विन दी मैच, अल्लाह करे आप मेन चीज क्लियर हो गया आपको? ठीक है, मे यू बाय यू। ठीक है, मे यू विन दी मैच। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी लंबी जिंदगी। समझ आ गया आपको बात? क्लियर है? ठीक है, लास्ट एग्जांपल अल्लाह करे आप एग्जाम पास कर ले। क्लियर? सो ये देखें, ये क्या होते हैं? ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्या शो कर रहे होते हैं? जो गुड विशेस शो कर रहे होते हैं। क्लियर? शो क्या शो कर रहे होते हैं? गुड विशेस, इसी के लिए आप शो कर रहे होते हैं। सो इस सूरत हाल में आप क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस शो कर सकते हो। क्लियर? आप ये भी कहते हो ठीक है, आप सेंटेंसेस मिसिंग था सिलेबस में है, आप सेंटेंसेस नहीं, बस ये है तो नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन चलो सीख जाना भी अच्छी बात है। ठीक है, आपने सीख लिया। ठीक है, तो अच्छी बात है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट। क्लियर? अब इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, और ये आपके पेपर में कभी 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 का आ जाते हैं, कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है, तो हमें ठीक है, यूनिक आपने इसे क्या करना होता है? बहुत बहुत सीखना भी होता है और अंडरस्टैंड भी करना होता है।
क्लियर? इसको कहते हैं पंक्चुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट यार, जहां पर भी जाएंगे आप ऑफिस में ड्राफ्टिंग करते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल की ड्राफ्टिंग गलत हो जाती है। द रीजन इज दैट उनको पंक्चुएशन नहीं आता है। मैं जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ, उनमें ड्राफ्टिंग का एक पोर्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉर्मल कहते हैं सर हमें ड्राफ्टिंग नहीं आती, ठीक है। ड्राफ्टिंग बस यही है, इंग्लिश आपने सीख ली, आपको ड्राफ्टिंग भी आ जाती है, लेकिन द थिंग इज दैट कि उसमें गलती ये हो जाती है कि आपको पंक्चुएशन मार्क का नहीं है सिलेबस। ओके यार, ठीक है, बस जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, ठीक है, देयर आर आई मीन 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने पंक्चुएशन मार्क होते हैं? 14 पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है। देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश में जो है ना, फॉर एग्जांपल 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ठीक है, जो आपने यूज करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 14 पंक्चुएशन ग्रामर होते हैं। नंबर वन, कौन कौन से होते हैं? दे आर द पीरियड, जिसको फुल स्टॉप कहते हो, सब क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हो। क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेम। अब देखें, आपने क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस सीख लिया, क्वेश्चन मार्क भी आ गए, assertive sentences आपको आ रहे हैं, आपने assertive sentence में फुल स्टॉप लगाते हैं। exclamation point, आपने exclamatory sentences जो है ना वो यूज कर दिए, समझ आ गया आपको, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल exclamation point है, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parentheses, brackets, braces, apostrophe, quotation mark, analysis, ये सारे मैंने जो रेड कर दिए, मैंने इसका नॉर्मली यूज कम होता है, इस वजह से मैंने रेड किया दिया। क्लियर? Following their correct usage will make your writing easier to read and more appealing. क्लियर? जब आप following their correct usage, जब आप इनके सही यूज करोगे तो आपकी राइटिंग जो है इजी भी हो जाती है, बहुत अच्छी भी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। अब देखिएगा फुल स्टॉप। देखिए मैंने assertive sentences आपको बता दिए। क्लियर? assertive sentences ऐसे sentences जो declarative sentences होते हैं, जो क्या होते हैं? declarative sentences होते हैं। उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? स्टेटमेंट्स, जब भी कोई बात देख करते हो, स्टेटमेंट बयान करते हो, किसी बात को कंप्लीट करते हो, क्लियर, एंड आफ्टर मेनी एब्रिविएशन और एब्रिविएशन में भी इस्तेमाल। एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल एज ए सेंटेंस एंडर, यानी सेंटेंस के ये काम करते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर बात की ना, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैन एंड जैक वेंट टू द मार्केट। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। गिव मी बुक्स, उसने मुझे किताबें दी। शी वर्क्स एट होम, वो घर में काम करती है। क्लियर? सो देखिए ये तमाम सेंटेंसेस जो है ये कंप्लीट सेंटेंसेस है, आपको मुकम्मल स्टेटमेंट देते हैं। सो दैट इज वाई ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप इसके आखिर में इस्तेमाल। another इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड आफ्टर एन एब्रिविएशन। ये एब्रिविएशन के एंड पर भी इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक मिनट यार वेट करें, अभी आप चैट नहीं पढ़ सकता हूँ। include have sentence or only declarative sentence। यार बाद में इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। जब लफ्ज सेंटेंस इंक्लूड हो गया फिर ये टाइप्स खुद बहुत इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं? एब्रिविएशन में जो है ना, फॉर एग्जांपल ये फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। मसलन हसन जॉन जोन्स जूनियर was born in December 6, 2008। अब देखिएगा मैंने जूनियर का आई मीन शॉर्ट स्पेलिंग एब्रिविएट कर दिया। जहां पर आप एब्रिविएशन लिखते हो तो वहां उसमें भी आप फुल स्टॉप इस्तेमाल। दिसंबर के पूरे स्पेलिंग में मैंने दिसंबर लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। जनवरी इज द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यस, ये देखो जनवरी, फुल स्टॉप, जबकि फुल स्पेलिंग मैंने नहीं लिखा। The UNO is an organization, full stop मैंने लगा दिया। The UK is a big country। माई सीनियर ऑफिसर, देखो सीनियर के साथ से मैंने एसर लगा, इज इन द ऑफिस। यस, तो जहां आप एब्रिविएशन इस्तेमाल करते हो, किसी लफ्ज को शॉर्ट कर लेते हो, तो वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल करते हो? फुल स्टॉप इस्तेमाल। ऐसे बात समझ आ गई? क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। सो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक नजर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इस प्लीज समझ आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो आपको एक सेंटेंसेस देते हैं और उनमें उन्होंने क्या किए होते हैं, पंक्चुएशन छोड़ी होती है, जिसको आपने क्या करना होता है, जो आपने वो देखना होता है कहाँ पर पंक्चुएशन मिस हो चुकी है, ठीक है। अब फुल स्टॉप कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फुल स्टॉप नॉर्मली यूज होता है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और जब कभी एब्रिविएशन आप यूज करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, प्लीज एक दफा इसको रीड कीजिएगा, फिर हम दूसरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप का इस्तेमाल आसान है, लेकिन एब्रिविएशन में ये नॉर्मली आते रहते हैं और एब्रिविएशन नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। यस प्लीज, ठीक है। ठीक है, यानी ये पंक्चुएशन मार्क है। ये क्या है? पंक्चुएशन मार्क हम यूज कर रहे हैं। पंक्चुएशन मार्क जो है ना 14 होते हैं, क्लियर। इसमें सबसे पहले जो होता है फुल स्टॉप होता है। सबसे पहले क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, जिसको मैंने पीरियड का नाम दिया हुआ है, क्लियर है। इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के एंड पे लगा जाते हैं। जब भी कोई कंप्लीट सेंटेंस होता है तो इसके एंड पर हम क्या करते हैं, हम इसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। बस मैंने लिखा हुआ जैन जैक वेंट टू द मार्केट, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंटेंस है। शी गिव मी बुक्स, मुझे बुक्स दे दिए। शी वर्क्स एट होम, वो घर पे काम करती है, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप जो है वो एब्रिविएशन में भी यूज होता है। कैसे मानते हैं एब्रिविएशन? फॉर एग्जांपल देखिएगा, हर सन जॉन जोन्स जूनियर वाज बोर्न ऑन दिसंबर, क्लियर, 6 2000। अब यहाँ मैंने जूनियर को पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा हुआ है, एब्रिविएट कर रहा हूँ, मैंने फुल स्टॉप लगा लिया। दिसंबर का मैंने पूरा नहीं लगाया फुल स्टॉप। जनवरी इज द बेस्ट मंथ, मैंने फुल जो है ना शॉर्ट कर दिया, एब्रिविएट कर दिया फुल स्टॉप। यूएनओ को देख लीजिएगा, यूके, समझ आ गया। माय सीनियर ऑफिसर, अब देखो सीनियर के साथ जो है ना मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, सिर्फ सीनियर ऐसा लिखा है, तो इस वजह से एब्रिविएट। इसके बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल द सेकंड वन इज देयर, द सेकंड वन इज कॉल्ड द क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल होते हैं, टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन when placed at the end of a sentence. I mean, question mark sentence. It is used at the end of the interrogative sentence. When did he leave for the market? Market कब गया है? Question mark. Am I teaching you? क्या मैं तुम पढ़ा रहा हूँ? Question mark. Do you understand it? Question mark. Are you listening to me? ठीक है, तो जहाँ question mark sentence होते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं, सवालिया सेंटेंस होते हैं, तो उसके आखिर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? ये तो वो बातें हैं जो टाइप ऑफ सेंटेंस में गुजर गए हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक मिनट में इसको एक सेंटेंस में कर लेता हूँ, अगर ये एक पेज पे आ जाते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। खड़े ऊपर आ जाए यार, एक तो इसको इनको ऊपर लाने में, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। जस्ट मिनट में एक दो इधर भी कर लेता हूँ ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? फॉर एग्जांपल देखिएगा दी एक्सक्लेमेशन पॉइंट। क्या है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है? जब भी मैंने आपको बात बताई ना कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं, सडन फीलिंग्स की बात हो जाती है, क्लियर, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उनमें हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मसलन देखिएगा, इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस अ सडन आउटक्राई और एड एम्फेसिस। सडन आउटक्राई का मतलब क्या है? टू शो योर सडन फीलिंग्स, जो मैंने लिखे हुए हैं इमोशन, आसान है इमोशन। मसलन देखिए, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, पूरा आई पास्ड द एग्जाम। एएफसी कहते हैं ना, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल एग्जाम।
कंपिटेंसी, ये सी का पहला एग्जाम्पल होता है। अलास लॉस्ट हिज बुक्स, ओह व्हाट अ हैवी रेन। क्लियर। ये देखिए, जहां आप मीन सडन फीलिंग्स की बात करते हो तो उसमें भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप उसमें जो है ना फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हो। ये देखिए ये इसको निशान, या टू एम्फसाइज द पॉइंट, बात वक्त आप किसी बात पे एम्फसाइज करते हो, किसी बात पे सवाल करते हो, बार बार कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, माय चिल्ड्रन एक्सपेंसेस मेक मी फ्यूरियस। बात वक्त तंग आ जाते हो कि क्या खर्चात। ठीक है, यहाँ क्या है, आप आखिर में क्वेश्चन वो लगाते हो एक्सक्लेमेशन मार्क। द हाई प्राइस इज अनबियरेबल, माय स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर। जब आप किसी बात पर एम्फसाइज करते हो, किसी बात पर स्ट्रेस करते हो, ऐसी सूरत हाल में आप क्या इस्तेमाल करते हो, ऐसी सूरत हाल में भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हो। ये तो बड़े आसान आसान से थे यार। ठीक है, ये इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद जो आपको नजर आएगा, ठीक है, वो है फॉर एग्जांपल क्या है, वो है कॉलन है, ठीक है, सेमी कॉलन है, कोमा है, कॉलन सेमी कॉलन है, इन कॉलन है। खैर है, इसको आप जरा एक दफा प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क को एक दफा पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं। ठीक है। यस, समझ आ गया आपको? ठीक है, ये जो लेट एंट्री दे रहे हैं, ठीक है, बाद में फिर कहते हैं रिवाइज कीजिएगा, मुश्किल हो जाता है यार। ठीक है, नहीं हाँ, देखिए जरा एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बात बताई ना, वो है द यूज ऑफ द कॉमा, द सेमीकोलन एंड द कोलन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमा का थोड़ा सा लंबा सा इस्तेमाल है। ठीक है बड़ा आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर, लेंथी है, लेंथी है नो डाउट। ठीक है, मसलन कॉमा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज। जहां आई नो, मेरी बात सुनिएगा, बाद वक़्त हम किसी सेंटेंस को खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, बाद वक़्त हम सेंटेंस को खत्म नहीं करते हैं, एक शॉर्टेस्ट पॉज कहते हैं ना, रुकावट, वक्फा ले लेते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो उस वक्त हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। There are so many different uses, ये में देखिए मुख्तलिफ uses लिखे हुए हैं। नंबर वन, to separate a series of words in the same construction। अगर एक सेंटेंस में एक जैसे वर्ड्स आ रहे हैं जो एक जैसी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर एक चीज के नाम के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर एक जैसे वर्डिंग्स आ रहे हो, यानी ऐसे अल्फाज जो एक जैसी चीजों को यूज शो कर रहे हैं, तो हम उनके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा। मसलन इंग्लैंड कॉमा फ्रांस कॉमा एंड इटली मेड एन अलायंस। अब देखो, इंग्लैंड फ्रांस और इटली ये सारे मुल्क हैं, तो मैंने ये एक ही कॉन्सेप्ट, इसको सेम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या लगाया हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है। लाहौर कॉमा, रावलपिंडी कॉमा, इस्लामाबाद कॉमा एंड पेशावर आर बिग सिटीज। यस, देखिए ये सारे सिटीज के नेम है, मैंने तब जो है ना ये इनके बीच कॉमा लगाया, और ये इसको कहते हैं सेम कंस्ट्रक्शन। यानी ऐसे अल्फाज जो एक जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करे तो हम उनको सेम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर। ही लॉस्ट मनी, वेल्थ, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। ये देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान के साथ ताल्लुक रखती है, इस वजह से इनको भी सेम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। लॉस्ट मनी कॉमा, वेल्थ कॉमा, रेपुटेशन कॉमा एंड फ्रेंड्स ऑफ। इट वाज लॉन्ग कॉमा, डल कॉमा, क्लाउडी कॉमा एंड अ बोरिंग डे। यस, एक जैसे अल्फाज है। The comma, lake, comma, ocean, comma, stream, and wells give water. He writes his exercise neatly, comma, quickly, right,
कॉमा करेक्टली। क्लियर? तो जहां सेम कंस्ट्रक्शन हो, एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, इसका मतलब ये कि ऐसे अल्फाज जो एक ही जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम आमीन सेम यानी वो इस्तेमाल करते हैं, बीच में हम कॉमा इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर हो गई आपको बात? समझ आ रही है? ठीक है, यस। द सेकंड वन इज, हम कहाँ इसको दूसरे कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। बाजू का पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, समझ आ गया आपको? ठीक है, और उनके बीच क्या लगा हुआ होता है? एंड लगा हुआ होता है। उनके बीच क्या लगा हुआ होता है? एंड। तो ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में भी हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही शुड बी डिवोट एंड हम्बल। ये देखो, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये फॉर एग्जांपल एक पेयर है, नहीं ये एक ही पेयर है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, मैंने बीच में कॉमा लगाया, चेयरफुल एंड चेयरफुल एंड सीरीन यानी खुश और साबिर इंसान। मैंने बीच में क्या लगाया? कॉमा लगाया। और ये पेयर जो है डिवोट एंड हम्बल, देखो एंड से ज्वाइन हुआ है। इसके बाद देखिएगा, मसलन अनदर सेंटेंस देखिएगा, हाई एंड लो, ये एक पेयर है, कॉमा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, कॉमा। वाइज एंड फुलिश यानी अक्लमंद और बेवकूफ, ठीक है, कॉमा। यस, ये देखिए, यानी क्या, ठीक है, यानी क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, यानी सारे पेयर ऑफ वर्ड जो है ना एंड से ज्वाइन हो चुके हैं, मैंने इनके बीच कॉमा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द सन, सॉरी, द स्टार्स एंड द सन, द स्टार्स एंड सन यानी सितारे और सूरज जो है, समझ आ रही है? द मून एंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स यानी मून और इसके बाद प्लैनेट्स, ठीक है। द अर्थ, इसके बाद में लिखा हुआ है द अर्थ एंड द स्काई और स्काई। क्लियर? ये देखिए सारे एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। द अर्थ एंड स्काई, ठीक है, ये सारे जो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं आर ब्लेसिंग्स, ये खुदा की नेमतें हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरा अनदर सेंटेंस, मैंने एग्जांपल लिखे हुए, विजडम एंड नॉलेज यानी अकल और इल्म, ठीक है। एयर एंड लाइफ यानी हवा और जिंदगी, ठीक है, हवा और जिंदगी जो है, ठीक है। वाटर एंड फूड यानी पानी और खुराक, ठीक है। और नेसेसरी फॉर लाइफ, ये जिंदगी के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए क्या है? जरूरी है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है? ठीक है, यानी ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि जहां फॉर एग्जांपल पेयर्स हो और एंड से कनेक्ट हो, तो हर पेयर के बाद जो दूसरा पेयर आता है तो पहले आपको कॉमा यूज करना पड़ता है, जिस तरह मैंने आपको ये अंडरलाइन भी करके दे दिया और आपको कॉमा के साथ बना के दे दिया। यस, क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। थर्ड इसको यूज क्या है? थर्ड इसको यूज है, ठीक है, मसलन देखिएगा, एक मिनट में इसको एक सेंटेंस में लेकर आता हूँ यार, तो मैंने चूंकि बहुत ज्वाइनिंग राइटिंग की हुई है, आपको भी समझ नहीं आएगी, एंड यू माइट बी थिंकिंग अबाउट मी कि मैं किस तरह के करता होता हूँ। यस, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि एक ही पेज पे आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब देखिएगा नदर इसका यूज क्या है? यूज्ड आफ्टर अ नाउन इन अ पोजीशन। बाद वक्त किसी सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं। पहले सेंटेंस में आपको समझाता हूँ, उसमें नाउन इन अ पोजीशन आपको आप समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ। वैसे देखिएगा, वसीम और कैप्टन प्लेड वेल। अब देखिए ये वसीम और दूसरा क्या लिखा हुआ है? और कैप्टन, ये दोनों एक ही बन रहे हैं इस सेंटेंस में। ये जो और कैप्टन मैंने लिखा हुआ ये भी तो नाउन है ना, ये इस वसीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से कैप्टन का जो लफ्ज है ये नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है, इसलिए कि ये पहले नाउन को क्या करते हैं? जाहिर करता है। इसलिए जहां नाउन इन ए पोजीशन हो वहां पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वसीम कॉमा और कैप्टन कॉमा। क्लियर? पाकिस्तान माई कंट्री इज ब्यूटीफुल। यस, पाकिस्तान। इसके बाद देखिए माई कंट्री, ये दोनों एक ही बात है, एक ही मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने दोनों के बाद क्या लगाए हुए? कॉमे लगाए हुए, ठीक है। अहमद माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी अहमद माई फ्रेंड जो कि मेरे दोस्त है, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो ये माई फ्रेंड जो है ये नाउन इन पोजीशन, नाउन इन अ पोजीशन, तो मैंने कॉमा इस्तेमाल किया। सईद कॉमा माई टीचर टीच वेल, सईद और माई टीचर एक ही बंदे हैं, माई टीचर नाउन इन अ पोजीशन। नवीद कॉमा और टीचर गाइड्स मी,
जो मेरे टीचर है, नवीद और टीचर एक ही बात है। द सन कॉमा सुपर प्लानट, जो सबसे सुपर प्लानट है, गिव्स लाइट, रोशनी देता है। क्या बात समझ आ रही है? गेटिंग क्लियर? तो जहां नाउन इन अ पोजीशन हो, नाउन इन अ पोजीशन हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। यस, प्लीज इन 3 पॉइंट्स को पहले रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है प्लीज। यस प्लीज, समझ आ गई? ठीक है, आप एक दफा रीड कीजिएगा, मैं पानी पी कर आता हूँ। कैसे यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद कहते हैं नंबर 4 पॉइंट को देख लीजिएगा, नंबर 4। ठीक है, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। जब आप लोगों को एड्रेस करते हो, खिताब करते हो ना, ठीक है, तो उस जो लफ्ज आप खिताब के तौर पर यूज कर रहे, तो उसके बाद काम इस्तेमाल, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मैंने लिखा हुआ है लेकिन छोड़ दें। इसके बाद नंबर 5 को देखिएगा, ठीक है, जो आपको कोर्स के साथ ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स। अब देखिएगा कहाँ इस्तेमाल होता है, बिफोर पहले, एंड आफ्टर और बाद में, वर्ड्स, phrases or clauses that come in the body of a sentence। बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, या कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस के सेंटर में आते हैं, सेंटेंस के बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उनसे पहले और उसके बाद भी कॉमा लगाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल देखिएगा, he did not however gain his object। असल में ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, however he did not, समझा? लेकिन मैंने देखो however के लफ्ज को सेंटेंस में कर दिया, मिडल में कर दिया, तो इससे पहले भी मैंने कॉमा यूज किया और बाद में भी कॉमा यूज किया। It is mine, comma, after all, comma, which does the work of the world। It is mine, ये इंसान का दिमाग है। आफ्टर ऑल, देखिए ये आफ्टर ऑल का लफ्ज पहले होना चाहिए, आफ्टर ऑल इट इज द माइंड, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने कॉमा पंक्चुएशन यूज करने के लिए इट इज माइंड आफ्टर ऑल
comma, which does the work of the verb. His behavior, comma, to say the least. अगर मैं ये कह दूं इसका मतलब ये was very rude. क्लियर? अब देखो टू से बी रूड, टू से बी लीस्ट, ये फ्रेज है, ये मुझे चाहिए था मैं सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेता। टू से द लीस्ट हिज बिहेवियर वाज वेरी रूड, असल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कॉमा यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से फ्रेजेस जहां आ जाते हैं तो उससे पहले और आखिर में भी कॉमा इस्तेमाल होता है। His story was, comma, in several ways improbable. Yes, in several ways his story was improbable, असल में ऐसा होना चाहिए था। क्लियर? I believe, sorry, it is, comma, therefore, comma, requested to you. आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। आप देखिए, आप अक्सर ऑफिस में लिखते होंगे, ठीक है, इट्स therefore it is requested, आप आपसे इस तरह लिखते होंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। I believe, comma, when I see his intelligence. अब देखो ये मैंने क्लॉज इस्तेमाल किया हुआ है, क्लॉज के बाद में बारी आएगी, समझ आ गया? ठीक है। सो कहते हैं कि I believe when I see his intelligence he can pass the exam. तो जहां वर्ड्स आ जाए, फ्रेजेस आ जाए, क्लॉजेस आ जाए, जो सेंटेंस के बीच में सेंटर में आ जाए, जिस तरह मैंने ग्रीन कलर में किए हुए, तो उनसे पहले और उनसे बाद जो है ना क्या इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी मेरी। ठीक है, और मैं आपकी ये नोट्स जो है अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।